Hey students and friends, how are you? I hope everything is fine because आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो ही ये थंबनेल देख के आपने ये वीडियो स्टार्ट किया होगा। अदरवाइज कई लोग ये थंबनेल देख के ही खिसक लिए होंगे। मैं फटाफट बता देता हूँ इस वीडियो में क्या है। इसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग पे स्पेसिफिकली बेस्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग से सिर्फ रिलेटेड है। इसके शुरू के दो क्वेश्चंस आप नीट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, बाद के सारे क्वेश्चंस सिर्फ मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए है। नीट वाले जो बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, वो बिल्कुल टॉप की रैंक चाहिए तो वो इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है दैट सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड अ चार्ज इज केप्ट ऑन इट्स एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल इसकी एक्सिस पे रखा हुआ है और आपको बताना है कि इफ इट इज रिलीज्ड दिस रिंग इज फिक्स्ड, इफ दिस इज रिलीज्ड हाउ विल बी इट्स मोशन, इसका मोशन कैसा होगा। तो बहुत सिंपल सा है, इसके दो केसेस बनेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, Q इज पॉजिटिव, सेकेंड इज Q इज नेगेटिव। Q पॉजिटिव है तो क्या होगा, इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा एक्सिस के डायरेक्शन में, F इक्वल टू QE। As the field is along axis, the force will also be along axis. Net force axis के along होगा और इसका repulsion इसको कहां तक ले जाएगा, infinity तक ले जाएगा along the axis. So you can write particle will move up to infinity. Particle will move up to infinity. But इसमें important question ये आता है कि इसकी speed का क्या होगा। इसकी speed continuously increase होगी, सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं। Speed continuously increases. Second, first increases then decreases। तो ये कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि आपको पता है इसका जो फील्ड है r/√2 डिस्टेंस तक इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर वापस डिक्रीज होता है। तो आप लोग पॉज करके सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर है फर्स्ट। कई लोगों का आंसर आता है सेकंड, दैट यहां तक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो रहा है तो उसके बाद डिक्रीज होगी। बट ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर है फर्स्ट। क्यों आंसर फर्स्ट, थोड़ा आराम से आप देखना। फील्ड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है डजंट मैटर, है तो कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ही है ना। अगर ये प्लस चार्ज है तो इसको रिपल ही करेगा ना, कहीं पे अट्रैक्ट तो करेगा नहीं। तो अगर ये रिपल कर रहा है तो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है इट विल मूव अप टू इंफिनिटी विथ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये हो गया अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। अगर चार्ज नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव होगा तो क्या होगा। नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो F इक्वल टू QE। ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में। फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, सो फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर। यू कैन से द फील्ड इज अवे फ्रॉम सेंटर, सो फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर। अब इसका मोशन होगा कैसे, ये अट्रैक्ट होगा, बहुत अच्छी बात है, यहां तक अट्रैक्ट होगा। यहां पर आकर रुक जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं रुकेगा। यहां तक तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। सो इस पॉइंट पे स्पीड होगा मैक्सिमम। तो इधर एक्सेलरेशन हो गया इसका पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूं, इसकी स्पीड हो रही है इंक्रीज। सो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज पॉजिटिव। नाउ जैसे ही ये मैक्सिमम स्पीड से इसको क्रॉस करेगा तो ड्यू टू इनर्शिया यहां पे रुक नहीं पाएगा तो आगे जाएगा, और अगर आगे जाएगा तो उस पर वापस किधर फोर्स लगने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इसकी स्पीड होगी डिक्रीज। और यू कैन से द स्पीड हियर इंक्रीजेस एंड हियर डिक्रीजेस। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये इधर जा रहा था इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, और यहां स्पीड क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो थोड़ा आराम से समझना मोशन कैसे हो रही है। स्पीड इंक्रीजेस बिकम मैक्सिमम, देन डिक्रीजेस बिकम जीरो। जितने डिस्टेंस से आपने छोड़ा था उतनी डिस्टेंस पे जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप इमेजिन भी कर सकते हो इसको, सपोज यहां से हर जगह से रबर बैंड लगा हुआ होता, एक पार्टिकल आपने छोड़ा होता है यहां से यहां तक जाता, इसकी स्पीड मैक्सिमम होती, तो क्या रबर बैंड यहीं पर रुक जाता, नहीं रुकता। आपने टाई करके छोड़ा, ये आगे तक जाता, फिर ये इसको पीछे खींचता। तो इसका मतलब इसकी मोशन कैसी हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है। वेरी गुड, तो ये ऑसिलेटरी मोशन शो करेगा। तो आप वहां पे लिखोगे दैट पार्टिकल विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन का ये एक स्पेशल केस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको बताना है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी या नहीं होगी।
तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि ये चीज सिर्फ देख के नहीं बताया जा सकता है जब तक हम लोग क्या मेजर नहीं कर लेते हैं, इसका फोर्स नहीं मेजर कर लेते हैं। तो पहले हम लोग मेजर करेंगे फोर्स। तो फिलहाल आप यहां तक ये लिख लेना कि पॉजिटिव चार्ज का केस आपने देख लिया था, अगर ये नेगेटिव चार्ज है इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशन इफ अ नेगेटिव चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करेगा। अब देखते हैं कि ये एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, नेगेटिव चार्ज का केस अपने को बताना है एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा उसका लेवल अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये चार्ज एम है, या सपोज करो यहां क्यू ही लिखा हुआ है। तो आपसे बोला जाएगा दिस इज आर एंड रिलीज फ्रॉम डिस्टेंस एक्स, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम डिस्टेंस एक्स on the axis of uniformly charged ring of radius capital R। अब चाहो तो पॉज करके क्वेश्चन जरूर लिख लेना। क्या होता है, हम वीडियो देखते समय सिर्फ इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नोट नहीं करते हैं। सो आप उसको पॉज करके लिखना। पार्टिकल इज रिलीज्ड, चार्ज पार्टिकल विथ मास m, चार्ज q is released at a distance x from the center on the axis of uniformly charged ring having charge q and radius capital R। इसके आगे पूछा जा रहा है आपसे फाइंड कंडीशन फॉर एसएचएम, ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड। तो पहली बात तो जो एसएचएम है वो ऑसिलेशन का स्पेशल केस है। स्पेशल केस है तो उसके लिए क्यू को क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन क्यू मस्ट बी नेगेटिव। अब क्यू नेगेटिव है तो उस पे फोर्स निकाल के देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है। सो यहां है चार्ज माइनस क्यू, दिस इज क्यू आर और एक्स। और मैंने आपको फील्ड के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये फील्ड से ही इसका फोर्स इजीली कैलकुलेट होता है। सो एफ इक्वल टू आप लिखोगे क्यू ई, दैट इज जनरल फॉर्मूला। हियर इन दिस केस द चार्ज इज माइनस क्यू। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगा तो ये क्यू डैश ले सकते हो, हमारे केस में ये चार्ज माइनस क्यू है। और फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2। सो आप चाहो तो इसको एक्स वेक्टर में लिख सकते हो बिकॉज उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है। अब आपको दिख रहा है कि ये एसएचएम तो नहीं हो सकता बिकॉज एसएचएम की जो कंडीशन है वो कई बार हम लोग कर चुके हैं, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो कोई सा भी ऑसिलेशन यहीं से डिसाइड होता है कि वो एसएचएम है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप ये कई बार कर चुके हो। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको एसएचएम लाने के लिए एक्स की वैल्यू करनी पड़ेगी नेग्लिजिबल। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पहले ही कर रखा है ऐसा क्वेश्चन कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को यहां से रिलीज किया। सो ऑब्वियसली इस एक्स को हटाना है। सो फॉर एसएचएम सेकंड कंडीशन यहां पे क्या बनती है, इफ एक्स इज मच लेस देन आर देन फोर्स कम्स आउट टू बी माइनस के क्यू क्यू x वेक्टर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, r क्यूब यहां पे आप लिखोगे, इसको नेग्लेक्ट कर दिया r क्यूब। तो अगर ये एसएचएम है, नाउ इट इज एसएचएम, तो कंडीशन क्या बन गई, q मस्ट बी अपोजिट चार्ज। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सेकंड x मस्ट बी मच लेस देन r, बहुत ही कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए रेडियस के कंपैरिजन में। नाउ इसको कंपेयर किससे करोगे आप, ऑब्वियसली कई बार कर चुके हो, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर से। सो अगर आप कंपेयर करोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी के क्यूब क्यूब अपॉन आर क्यूब। सो ओमेगा कम्स आउट टू बी रूट ओवर के क्यूब क्यूब अपॉन एम आर क्यूब, एंड दैट इज टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा विच इज 2 पाई रूट ओवर एम आर क्यूब अपॉन के क्यूब क्यूब। अगेन आप चाहो तो k को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पॉइंट चार्जेस का क्वेश्चन है। 4 चार्जेस मींस पॉइंट चार्जेस। अब आप बोलोगे हम रिंग के लिए पढ़ रहे हैं ये टॉपिक और यहाँ पे पॉइंट चार्जेस क्यों आ गए, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ये बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट मेथड आपको समझाने वाला हूं जिससे आप ये लेंथी क्वेश्चंस को ओरली कर सकते हो, 1 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा, 4 चार्जेस हैं और दे आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये ऐसा एक प्लेन में स्क्वायर, इसके सेंटर के ऊपर
परपेंडिकुलर टू प्लेन आपको h हाइट पे जाना है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट हाइट द फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो एक तरीका तो ये, मैं उसके कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं बिकॉज ये पॉइंट चार्ज का टॉपिक नहीं है, वैसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहां एक पॉइंट चार्ज रखा है आपने, एक फिफ्थ चार्ज आप सपोज क्यू ले लेते हो, तो सारे फोर्सेस जो आएंगे आप उसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन वो आप ऐड करोगे तो 4f cos थीटा मिलेगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, ये ऊपर वाला एंगल अगर थीटा है तो 4f cos थीटा से भी वो कैलकुलेट होगा, 4f cos थीटा। फिर क्या करोगे आप उसको df by dh जीरो पुट करोगे, ठीक है। तो 4f cos थीटा से आपने फोर्स निकाला परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब df by dh अगर आपने जीरो पुट कर दिया, df by dh इक्वल टू जीरो, तो उससे क्या मिलेगा अपने को, कहां पे फोर्स मैक्सिमा लग रहा है। तो एक स्टेप तो ये है, इतना लेंथी। दूसरा स्टेप रिंग के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। रिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर ये रेडियस r है तो फील्ड कहां पे मैक्सिमम आएगी, r/√2 पे फॉर मैक्सिमम फील्ड। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल है, 4 है, 5 है, डजंट मैटर, अगर वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो आपको उसको एज्यूम करना है ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ रिंग। एक रिंग के सर्कमफेरेंस पे अगर ये सारे चार्जेस होते तो ये रेडियस कितनी बनती है, ये रेडियस होती l/√2। यू नो दैट दिस डायगोनल इज √2l, सो दिस इज l/√2। सो जो आपका आंसर आएगा h फॉर मैक्सिमम फोर्स इज r/√2। ये जो रेडियस आई है उसको √2 से डिवाइड करना है, मतलब l/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो करना क्या है, सबको रिंग पे एज्यूम करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो भी उसमें हम लोग लेते, और वो जो डिस्टेंस आती उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते, √2 से डिवाइड कर देते, सेंटर टू वर्टेक्स के डिस्टेंस, सेंटर टू वर्टेक्स के डिस्टेंस। अगेन कोई सा भी शॉर्ट ट्रिक या कोई सा भी आप ऐसा शॉर्ट मेथड पढ़ते हो तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। बस ऐसा रटना नहीं कि r रेडियस अपॉन √2 कर दिया, ठीक है। आप उसको थोड़ा अच्छे से देखना, ऐसा हम लोग क्यों कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कैसा भी स्ट्रक्चर है, इस बार मैं थोड़ा अलग ट्रायंगल लेके बता रहा हूं। यहां पे अगर ये ट्रायंगल भी होता, 3 पार्टिकल्स ऐसे रखे हुए होते हैं, ठीक है। वो स्क्वायर का कैलकुलेशन यहां बताया है थोड़ा, वैसे ही मैं यहां पे ट्रायंगल के लिए बता रहा हूं। इधर हाइट होती h, तो ये जो फोर्सेस लगते, इधर की तरफ एक लगता फोर्स F, यहां एक चार्ज रखते तो ये एंगल होता थीटा और इधर भी एंगल होता थीटा, तो नेट फोर्स कितना आता 3F cos थीटा, दिस अलोंग द एक्सिस, सो व्हिच इज 3 into k into q अपॉन दिस r स्क्वायर। उस r को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल r को, या इसको आप b लिख सकते हो। सो दैट इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड cos थीटा इज h अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आ रही है, f इक्वल टू 3kq इंटू क्यू h अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है और ये रूट है, वो पावर आएगी 3/2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, 3 पार्टिकल के लिए 3 आ जाए, 4 पार्टिकल के लिए 4 आ जाए, 5 के लिए 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट आगे जो वेरी करने वाला पार्ट है वो तो यही रहेगा, ठीक है। एंड दैट इज द पार्ट लाइक अ रिंग, x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरे के पूरा वैसे ही डिफरेंशिएट होगा जैसे किसके लिए हो रहा था, रिंग के लिए। इसीलिए फाइनल रिजल्ट यही आता है r/√2। तो ये तो हो गया इसका एक टाइप का कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप यहाँ कैलकुलेशन भी सीख जाते हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। स्क्वायर वाले केस में यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। बट अगर आपको सिर्फ ये पता करना है, नेट फील्ड नहीं पता करना है, आपको सिर्फ ये पता करना है कहां पे मैक्सिमम आएगा, तो करना क्या है, इस केस में ये जो रेडियस आ रही है उसको बस डिवाइडेड बाय √2 कर देना है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन होता L, L एंड L, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको स्क्वायर के लिए बताया, यहां शॉर्ट मेथड 1 लाइन का मैं ट्रायंगल के लिए बता रहा हूं। तो ये डिस्टेंस होती है ट्रायंगल में L/√3, इधर वाला जो पार्ट बचता है एक मीडियन का वो होता है L/2√3।
So this distance is L by √3 divided by √2. So that will be your answer directly, L by √6. तो ये वैल्यू L by √3 होल डिवाइडेड बाय √2, बिकॉज रेडियस की जगह आपको लेना है L by √3. तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इंपॉर्टेंट है, रिंग से रिलेट होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस शॉर्ट मेथड को यहाँ बता दिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. इसमें क्या बोला गया है, एक रिंग के ऊपर उसकी एक्सिस पे एक चार्ज पार्टिकल आपने रख दिया है, चार्ज Q का, मास उसका m है. इसने खुद लिख दिया है कि ये इक्विलिब्रियम में है. क्वेश्चन में मेंशन है दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम. आपको बस बताना क्या है, दैट किस केस में ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा. तो देखो स्टेबल के लिए क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है. इफ यू डिस्टर्ब द पार्टिकल स्लाइटली इट विल अगेन कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. जैसे एक ये बॉल है, इसमें एक छोटी सी बॉल को, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल के अंदर एक बॉल को अगर आप डिस्प्लेस करोगे थोड़ा, वापस ये इस पोजीशन में आ जाएगा, तो आप इसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इस पार्टिकल को वापस वहीं पे आना चाहिए. ठीक है, पहले तो आप पॉज करके इसका खुद से कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, फिर देखते हैं कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इस पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करके देखो. ठीक है, एग्जैक्टली R by √2 पे क्या होगा वो देखते हैं. अगर ये पार्टिकल R by √2 पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका R by √2 तक इंक्रीज हो रहा है एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगर ये पार्टिकल एग्जैक्टली R by √2 पे है, यहां पार्टिकल जो है मास m का ऑलरेडी R by √2 पे है, आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, थोड़ा आराम से समझना. अगर आप ऊपर गए तो mg तो उतने का उतना ही है. इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है, mg की वैल्यू qe के इक्वल हो रही है. तो थोड़ा समझना, mg लग रही है नीचे, qe लग रहा है ऊपर. अगर आपने इसको थोड़ा भी ऊपर डिस्प्लेस किया, इसको थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो क्या होगा अच्छे से समझना. mg जो होगी वो डोमिनेट करेगी क्योंकि फील्ड आपका डिक्रीज हो गया है. सो ये फोर्स हो गया है वीक, mg इसको नीचे खींच के ले आएगी. तो नीचे खींच के ले आएगी तो अपनी पोजीशन में वापस आएगा. हमने कहां डिस्प्लेस किया, ऊपर. इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कम, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कम, तो इसका मतलब mg इसको नीचे लाएगी, ये वापस आएगा. बट अभी हम ये नहीं बोल सकते कि R by √2 पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. अब बोलोगे क्यों, इसको नीचे भी शिफ्ट करके देखो, दोनों तरफ से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आनी चाहिए. अगर आपने इसको नीचे शिफ्ट किया, ठीक है, तो सुनते जाना आप अच्छे से. अगर उसको आपने नीचे शिफ्ट किया तो QE अब फिर से कम हो जाएगा. QE की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. और अगर QE डिक्रीज हो गया और mg लग रहा है डाउनवर्ड, mg अगर डाउनवर्ड हो गया और QE हो गया है डिक्रीज, तो mg इसको नीचे खींचेगी. थोड़ा ध्यान से देखना, अभी भी फिर से नीचे खींचेगी, चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ. QE हो रहा है कम तो mg इसको नीचे खींचेगी. तो और यहां पे अगर उसने नीचे इसको खींच दिया, हमने नीचे डिस्प्लेस किया और नीचे खींच दिया, तो वापस अपनी पोजीशन में जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा. सो R by √2 कैन नॉट बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन. कई लोगों के दिमाग में कॉमन सेंस में आता है यही इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एक यूनिक सा पॉइंट अलग सा लग रहा है जहां पे फील्ड मैक्सिमम है, तो बिल्कुल नहीं होगा. क्योंकि आप ऊपर या नीचे कहीं भी शिफ्ट करोगे नेट फोर्स नीचे लग जाएगा. तो होना क्या चाहिए, ऊपर शिफ्ट किया तो फोर्स नीचे लगे और नीचे शिफ्ट किया तो फोर्स ऊपर लगे. तो पहला R by √2 पे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. फिर से यहीं पे हम लोग इस कंडीशन के लिए इसको शिफ्ट करके देखते हैं. ठीक है, इसको रब करके उसी चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट अगर R by √2 से ज्यादा पे डिस्प्लेस किया तो थोड़ा पावर बैकअप का इशू है. ये बोर्ड दिखेगा आपको क्लियर, इसको कंप्लीट करते हैं. दैट यहां पे हम लोग देख रहे थे ऐसा ग्राफ था, R by √2 इसके ऊपर यहां पे पार्टिकल को आपने रखा है. अब अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, फटाफट फिर से देखते हैं. ऊपर शिफ्ट किया, ऑब्वियसली अभी वो बैलेंस है, mg इक्वल टू QE इस पॉइंट पे क्वेश्चन में गिवन है. अगर आपने इसको ऊपर शिफ्ट किया तो QE फिर से डिक्रीज हो गई, QE की वैल्यू डिक्रीज हो गई. mg फिर से डोमिनेट करेगा और इसको कहां खींच के लाएगा, नीचे. बहुत अच्छी बात है, तो पिछली बार भी हो रहा था. नीचे शिफ्ट करके देखो, अगर आपने इसको नीचे शिफ्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. याद रखना, R by √2 के बाद उधर डिक्रीज हो रही थी, इधर क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो अब QE डोमिनेट करेगा.
QE डोमिनेट करेगा तो इस पार्टिकल को रिपल करके किधर फेंकेगा, किधर की तरफ थ्रो करेगा, ऊपर की तरफ। तो यहां पे कंडीशन सॉल्व हुई हमारी, बिल्कुल हुई। ऊपर शिफ्ट किया तो नेट फोर्स नीचे लगा, नीचे शिफ्ट किया तो नेट फोर्स ऊपर लगा। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां पे मैं थोड़ा आपको सोचने का टाइम देता हूं, आप लोग थोड़ा सोचना कि अगर r/√2 से लेस वाली कंडीशन लेंगे तो वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। पॉज करो और सोच के बताना। तो उसका आंसर है नहीं होगा। दिमाग लगाना और देखना कि वहां ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ऊपर शिफ्ट किया तो नेट फोर्स नीचे, नीचे शिफ्ट किया तो नेट फोर्स ऊपर। सो H greater than r/2 only for this condition the equilibrium is stable, equilibrium is stable। इवन H इक्वल टू r/√2 पे भी इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है। ठीक है, सो इसका ये आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट और इसके एडवांस क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक रिंग पे चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, रेडियस इज r, और यहां पे इनफाइनाइट थ्रेड है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इनफाइनाइट थ्रेड है जिसका एक एंड जो है इसके सेंटर पे है, एक एंड इसके सेंटर पे है। तो बेसिकली ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट थ्रेड है। अब आपको बताना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट, यू कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय रिंग ऑन द थ्रेड और फोर्स अप्लाइड बाय द थ्रेड ऑन द रिंग। तो पहला केस हम लोग लेके देखते हैं कि अगर रिंग का लेंगे फील्ड और फोर्स निकालेंगे थ्रेड पे तो क्या होगा। अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इजी होना चाहिए, या आप चाहो तो पॉज करके 2 मिनट सोच के वापस आओ कौन सा मेथड अपने को यूज करना चाहिए। तो सोच लिया, करेक्ट। इसमें सेकेंड मेथड अपने को यूज करना चाहिए, बट मैं दोनों मेथड बता रहा हूं आपको। सपोज इसका फील्ड लिखते हैं हम लोग, तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस पर फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट म्यूचुअल इंटरेक्शन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सो अपने को F इक्वल टू QE से जाना है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग ये लगा रहे हैं कि फील्ड लिखेंगे रिंग का और फोर्स निकालेंगे थ्रेड पे। तो इस थ्रेड पे फोर्स निकालेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dx लेना है आपको। यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट dx लेना, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। आप लिखोगे F इक्वल टू DQ इंटू E, इसका चार्ज है DQ। DQ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लैम्डा dx, और फील्ड की वैल्यू होगी KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, दैट विल बी dF। Force on this element, and that will be dF. So you have to calculate net force. So obviously you will integrate it for the value of x from where to where, 0 to infinity, 0 to infinity. So I hope ये एडवांस का डिस्कशन चल रहा है तो ये इंटीग्रल तो आप कर लोगे, ठीक है। बट ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। सो जिन लोगों ने सोच लिया था कि इसका सेकंड मेथड ही अपने को करना चाहिए, वो काफी ज्यादा इजी होगा। क्यों होगा, उसके लिए मैं सेकंड मेथड पे आ रहा हूं, इसको जरूर करना। नहीं बनेगा तो आप क्लासेस में पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट ये करना है आपको, फर्स्ट मेथड भी पूरा कंप्लीट करना है। सो अब मैं आता हूं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या कहता है कि फील्ड लो थ्रेड का और फोर्स निकालो रिंग पे। कैसे पता चलेगा, ये करना चाहिए अपने को। पहली बात तो इसका डायरेक्ट फील्ड पता है, आप बोलोगे पिछली बार भी पता था रिंग का। फोर्स का कैलकुलेशन क्यों इजी होगा, बिकॉज अगर ये थ्रेड है तो ये जितने पॉइंट्स हैं रिंग के, दोज आर एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। और एक सेमी इनफाइनाइट वायर का जो फील्ड है वो आपको पता है कि 45 डिग्री पे कितना आता है, √2 के लैम्डा बाई r। सो इस फील्ड की जो वैल्यू आती है दैट इज √2 के लैम्डा बाई r, ठीक है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज r। तो ये होगा 45 डिग्री पे। अब देखते हैं कि अगर ये फील्ड हर डायरेक्शन से एक्ट करने वाला है, इस पूरे रिंग को ऐसा रिपल करने वाला है, ऐसा ऐसा, तो आपको पता है कि इसका नेट फोर्स इसको किधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा। ये रिंग इसको अलोंग द एक्सिस थ्रेड को पुश कर रही थी, ये थ्रेड इसको अगेन अलोंग द एक्सिस इस डायरेक्शन में पुश करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस फील्ड के आपने दो कंपोनेंट लिए, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट, तो नेट फोर्स निकालने में कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे और कौन सा बचेगा। तो
तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे y कंपोनेंट कैंसिल होंगे, इसका y कंपोनेंट ऊपर, यहाँ y कंपोनेंट नीचे, so remaining will be only x component. So net force is only sum of all the x forces, integration dfx, x डायरेक्शन का फोर्स। x डायरेक्शन का फोर्स कैसे लिखेंगे, ये पूरा का पूरा चार्ज अब इस फील्ड में रखा हुआ है, इसके x फील्ड में, तो वो चार्ज है कितना टोटल q, और वो पूरा का पूरा फील्ड हर पॉइंट पे जो है वो सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम डायरेक्शन का है, और उसकी वैल्यू है k लैम्डा बाई r। थोड़ा समझना, अगर ये 45 डिग्री पे है तो इसका x कंपोनेंट भी k लैम्डा बाई r है, y कंपोनेंट भी k लैम्डा बाई r है, तो ये आ गया क्या, चार्ज इनटू फील्ड, F इक्वल टू क्यू ही लिखा है आपने, बिकॉज एवरीवेयर द फील्ड वाज इन सेम डायरेक्शन। तो हम लोग अगर लिखेंगे भी इसको ऐसा, इंटीग्रेशन dq इनटू फील्ड इन x डायरेक्शन, तो फील्ड इन x डायरेक्शन इज कांस्टेंट एवरीवेयर, तो ये आएगा कॉमन, और इंटीग्रेशन dq होगा q। डिटेल में समझना है तो, अदरवाइज F इक्वल टू क्यू से भी आप समझ सकते हो। सो दिस इज योर आंसर इन वन लाइन फॉर दिस वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये सेकंड मेथड है, अपने को समझना है ये कि फील्ड अगर थ्रेड का लिया, फोर्स निकाला रिंग पे, वो ज्यादा इजी होगा। तो नेक्स्ट उसके भी एक ऊपर लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, आप इसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, बिकॉज इसके लिए थोड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन पूरा डिस्प्ले हमेशा नहीं होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। आपको याद आ रहा होगा इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जब आर्क का फील्ड निकाल रहे थे और उसके एडवांस क्वेश्चन कर रहे थे, तो अपने को मेनली अब इसका एक्सिस पे फील्ड बताना है। तो कंडीशन क्या है, दैट एक कोई रिंग है और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो फाई के साथ चेंज हो रही है। अब अपने को बताना है उसकी एक्सिस पे फील्ड, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ये है हमारा रिंग, कंप्लीटली सर्कुलर होगा ये, अगर आप इसको ऐसा फ्लैट कर दोगे, हम इसका थोड़ा स्लांट व्यू देख रहे हैं, टिल्टेड व्यू देख रहे हैं, इसलिए ऐसा आपको दिखेगा। नाउ यहां से इसकी एक्सिस है सपोज अलोंग एक्स एक्सिस, और उसी पे x डिस्टेंस पे अपने को बताना है फील्ड। इस डायरेक्शन को मैं लेता हूं y, इसको लेता हूं z। तो इस क्वेश्चन में जो फाई गिवन था उसको मैं मेजर कर रहा हूं y के साथ। तो अगर आपको याद होगा जब हम लोग सेंटर पे फील्ड निकाल रहे थे तो हमने उसको एक प्लेन में लिया था, ये फाई मेजर किया था x के साथ, यहां हम लोग किसके साथ मेजर करने वाले हैं, y के साथ। तो सपोज दिस एंगल इज फाई, और यहां पे एक डी फाई एंगल सबटेंड करने वाला एक चार्ज है, एलिमेंट है डी क्यू। अब इसका फील्ड निकालेंगे हम लोग और इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर आपको याद आ रहा होगा इसकी चार्ज डेंसिटी कैसे है, तो वो भी मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं। फाई के साथ लैम्डा इक्वल टू गिवन है लैम्डा नॉट कॉस फाई, तो ये जो भी फाई है, दिस इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आप इधर से देख रहे हो, ठीक है। तो ये है y और ये है z। फाई की वैल्यू यहां 0 है तो चार्ज इज मैक्सिमम पॉजिटिव, हियर इट इज मैक्सिमम नेगेटिव। जब फाई की वैल्यू 90 पहुंचेगी तो यहां चार्ज डेंसिटी हो जाएगी 0, डिक्रीज होती हुई। तो ऐसा कुछ चार्ज डेंसिटी आएगा डिक्रीज होके 0, इधर भी डिक्रीज होके 0, इधर भी डिक्रीज होके 0 होगा, ये भी डिक्रीज होके 0 होगा। तो इसका मतलब 0 पे मैक्सिमम पॉजिटिव, 180 पे मैक्सिमम नेगेटिव, यहां और यहां पे ये 0 होगा, ठीक है। नाउ अब अगर आप यहां पे ड्रॉ करोगे तो ये चार्ज डेंसिटी इधर की तरफ रेयर है, यहां मैक्सिमम डेंसिटी है, फिर इधर की तरफ रेयर हो गई है, यहां मैक्सिमम नेगेटिव है, फिर इधर की तरफ रेयर हो गई है। अब क्या करना है, अपने को इसका फील्ड निकालना है। तो पहले तो आप ये सोचो कि यहां जो नेट फील्ड आने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। बिकॉज आइंस्टीन ने भी बोला था इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। अगर ये आपने इमेजिन कर लिया तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह सिर्फ एक कंपोनेंट को इंटीग्रेट करोगे एक्स वाई जेड में से। इमेजिन करके देखो, वो तो हमने कुछ केसेस हमने पहले भी किए थे सेंटर पे। अगर यहां चार्ज आपने क्यू ला के रखा है तो उस पर एक्स में किधर फोर्स लगेगा भी या नहीं लगेगा, तो उसको आप थोड़ा सोचो। अगर आप एक्स की बात करते हो तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको एक्स में किधर पुश करेगा, राइट में, और नेगेटिव चार्ज किधर पुल करेगा, लेफ्ट में। तो एक्स में तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पे 0, तो इसका मतलब नेट फील्ड एक्स में भी क्या आने वाली है 0। इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो भी 0 ही आएगा।
बट आपके पास इमेजिनेशन है तो डायरेक्टली आप 0 बोल सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप Z में देखोगे, Z में ऊपर जैसा प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही माइनस का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो Z में अगर इधर वाला पॉजिटिव चार्ज इसको नीचे पुश करेगा तो नेगेटिव वाला ऊपर पुल करेगा। तो अगेन Z में भी फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा सिर्फ कौन सा, Y। तो Y तो 0 होगा नहीं तो क्वेश्चन क्यों पूछेंगे। तो Y पे निकाल के देखते हैं। Y पे अगर यहाँ पे इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इसको नेगेटिव Y में पुश करेगा। ठीक है, और यहां से भी आप देख सकते हो सेंटर पे जब निकाला था तो जिधर Y एक्सिस है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आया था, मतलब जहां से हमने फाई मेजर किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली पीछे का पूरा पॉजिटिव चार्ज फ्रंट में पुश करेगा, सामने का पूरा नेगेटिव चार्ज फ्रंट में ही पुल करेगा। तो नेट फील्ड बचेगी सिर्फ Y में। ठीक है, इंटीग्रेट करके भी देखते हैं, वैसे ही कुछ रिजल्ट आएगा। अब इसका पहले फील्ड लिखते हैं। तो ये फील्ड आएगा ऐसा, डी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और अपने को करना है नेट फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेट। इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रख करता हूं। इसका जब आप फील्ड लिखोगे डी वेक्टर, तो ऑब्वियसली डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के डी क्यू अपॉन, सपोज दिस डिस्टेंस इज डी, ये डिस्टेंस है डी, तो आप लिखोगे के डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, बट अपने को लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म में जैसे ही आप लिखते हो तो ये वैल्यू आती है के डी क्यू अपॉन, यहां पे आप लिख दोगे डी का क्यूब, यहां लिखोगे वेक्टर फॉर्म, यहां क्या लिखोगे, वेक्टर। वेक्टर कैसे लिखना है, कौन सा वेक्टर, ये वाले डायरेक्शन का वेक्टर लिखना है, ये वाला वेक्टर। ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, 0, 0। उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, उसके लिए भी थोड़ा आप समझना। ये पूरा yz प्लेन में है तो x कंपोनेंट तो है इसका 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहां लिखता हूं, d की वैल्यू a डी क्यू अपॉन डी का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे इस yz प्लेन को फिर से ऐसा, yz प्लेन को, इफ दिस इज फाई, ये था आपका y और ये था z, ये है r, तो z कंपोनेंट जो आएगा दैट इज ऑब्वियसली r sin फाई, और जो y कंपोनेंट आएगा दैट इज ऑब्वियसली r cos फाई। ठीक है, तो यहां इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, r cos फाई, r sin फाई। तो ये इंटरेस्टिंग है, x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट इज दिस r cos फाई, z कंपोनेंट इज r sin फाई। तो अब ये वेक्टर लिख दो, दिस माइनस दिस, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल है, मतलब फ्रॉम हियर टू हियर, x माइनस 0 x i कैप, 0 माइनस r cos फाई j कैप, माइनस 0 माइनस r sin फाई k कैप। सो ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी क्या डिसाइड किया कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बचेगा सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, ये y वाला कंपोनेंट बचेगा। तो मैं इसमें से y कंपोनेंट को अलग कर देता हूं, डी वाई, के डी क्यू अपॉन डी क्यू, यहां से आ गया विद माइनस साइन r cos फाई j कैप, और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो नेट फील्ड मिलेगा। तो आगे ये जो पूरा इमेजिनेशन वाला पार्ट था, कैलकुलेशन वाला यहां तक का पार्ट, अब अपने को डायग्राम की हार्डली कहीं पे जरूरत पड़ेगी, मैं उसको रब कर रहा हूं, आप अच्छे से इसको पॉज करके नोट कर लेना। नाउ इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे फॉर नेट फील्ड, तो आप ध्यान से देखना हमने क्या किया, x और z को हमने किया ही नहीं इंटीग्रेट, आप करके भी देखना, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी, आएगा 0 ही। ठीक है, तो z का फील्ड निकालते हैं, माइनस के डी क्यू, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू लेंथ एलिमेंट का अपॉन डी क्यू r cos फाई। तो j कैप तो ऑब्वियस है बिकॉज दैट इज इन y डायरेक्शन। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है नेट फील्ड के लिए। अब dl की वैल्यू क्या होती है, r d फाई, वो जो छोटा सा एलिमेंट है dl दैट इज r इंटू डी फाई। ठीक है, लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ऑब्वियस है, कई बार आप यूज कर चुके हो। तो यहां वैल्यू आप रखोगे माइनस के, लैम्डा की जगह क्या है, लैम्डा नॉट cos फाई, क्वेश्चन में गिवन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, नीचे डी क्यू, इसको लिख दिया r डी फाई,
और ये पहले से है r cos phi। इसको करना है इंटीग्रेट। अब थोड़ा अच्छे से समझना, कुछ लोग d को ऐसा लिख देते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छी बात है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं, क्यों लिख सकते हो वो भी देख लो। बिकॉज ये था ऐसा प्लेन जिसमें रिंग थी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी यहां पे x, ठीक है। ये थोड़ा स्लैंट बन गया है, अब देखना उसको अच्छे से। ये है r और ये डिस्टेंस थी d। तो ये एंगल होगा 90। कई लोगों को ऊपर वाला एंगल लगता है 90, बट वो नहीं है, ये एंगल है 90। क्यों है? बिकॉज ये कौन से प्लेन में है? ऐसा yz प्लेन में, और ये x एक्सिस है। सो x एक्सिस और ये yz प्लेन में कोई सा भी रेडियस ड्रॉ करोगे दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो x को आप रूट ओवर d, ऐसा d को आप रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हो, बट उसके लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं। बिकॉज जब आप इस पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, इट मींस यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ dq। इस dq को जब आप इसके ऊपर ऐसा घुमाओगे तो क्या ये d चेंज होगा? क्या नहीं होगा। ना तो r चेंज होगा ना तो x चेंज होगा। तो इंपॉर्टेंट यही है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। अननेसेसरी उसको क्यों लिखते रहेंगे हम लोग? तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाहर ये पूरा का पूरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो बेसिकली आप इसमें बचता क्या है? यहाँ पे माइनस ए लैम्डा नॉट, दिस इज आर स्क्वायर अपॉन डी क्यूब कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसा होता है? माइनस ए लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। सो आप इसको लिखते हो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 फाइव डिवाइडेड बाई 2 डी फाइव। नाउ इसको आगे और अगर आप लिखोगे के लैम्डा नॉट आर स्क्वायर डी क्यूब, सो बाई 2 को आप यहां कॉमन ले लो और 1 का इंटीग्रेशन होगा 5 और cos का होगा sin 2 फाइव डिवाइडेड बाई 2। इसकी लिमिट है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई एक रिंग में। बिकॉज एक रिंग अगर आपको कंप्लीट करनी है तो एंगल यहां से चेंज होगा 5 से और कहां तक जाएगा? 2 5 तक, है ना। 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो इस इंटीग्रल को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, ये होप आपने नोट कर लिया होगा। सो इसका नेक्स्ट स्टेप है माइनस ऑफ के को लिख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 डी क्यूब। If you put 2 pi here, this will be 2 pi plus sin of 4 pi is 0, so ये पूरा 0 हो गया। जब आप 0 पुट करोगे ये भी 0 और ये भी 0 ही आएगा। sin 0 is 0, also ये 0 की वैल्यू है। तो यहां बच गया सिर्फ 2 pi, उससे आप इस चाहो तो इस 2 को कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया? लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, सी 2 को कैंसिल किया, पाई को कैंसिल किया, तो क्या बच गया? 4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। और अभी क्वेश्चन में डी तो गिवन नहीं था, तो आप फाइनली जाके क्या लिख सकते हो? डी को रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल क्यूब। सो द नेट फील्ड इज माइनस लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2। दिस इज योर आंसर फाइनल। एंड इन विच डायरेक्शन? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस फ्रॉम वेयर द फाई वाज मेजर, जहां से आप फाई मेजर कर रहे थे, इसलिए ये माइनस आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन के कारण। अब इसमें क्वेश्चन में केस सॉल्व करने बोला गया है फॉर एक्स मच ग्रेटर देन आर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है दैट उस पे ये क्या कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं या कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप समझना। एक्स इज मच ग्रेटर देन आर अगर आप लिखते हो तो फील्ड की वैल्यू आती है माइनस लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहां से आर स्क्वायर पूरा कैंसिल, यहां क्या बचेगा? एक्स क्यूब। अब अगर हम लोग इसको ऐसा लिखे क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर क्या बचेगा बताइए? थोड़ा ऊपर आ जाएगा पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा समझना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पाई ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दैट नेट फील्ड इज माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब, वेयर द पी इज नथिंग बट पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर। नाउ ये रिजल्ट क्यों ऐसा कैलकुलेट करने बोला गया? बिकॉज दिस रिजल्ट इज सेम एज द फील्ड ड्यू टू डाइपोल
तो इसका मतलब ये जो रिंग थी, आधी इधर पॉजिटिव चार्ज थी, आधी इधर नेगेटिव चार्ज थी। अगर आप बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाओगे तो ये बिहेव करेगा एक डाइपोल के जैसा। उधर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेसिकली इसकी कौन सी पोजीशन हो गई? नॉन एक्सियल पोजीशन हो गई। अगर ये इसकी नॉन एक्सियल पोजीशन हो गई तो ऑब्वियसली ये जो है ये क्या है? डाइपोल मोमेंट है। तो यहां आपको एक और चीज सीखने को मिलती है कि उस रिंग का जो डाइपोल मोमेंट है बेसिकली वो इतना है। तो आपका इसमें थोड़ा सा टास्क है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करके देखना क्या उसका डाइपोल मोमेंट इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन का जो पार्ट सॉल्व करना था वो तो सेकंड पार्ट यही था, बट उसने कुछ ना कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए वो क्वेश्चन पूछा है। सो ये बिहेव करेगा एक डाइपोल के जैसा इफ एक्स इज मच ग्रेटर देन आर। तो बच्चों रिंग के फील्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे, अच्छे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें मैंने कराने की कोशिश की है। और इसी से आप हेमिस्फेरिकल बॉल का भी फील्ड निकाल सकते हो, मतलब हॉलो हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो हेमिस्फीयर का भी फील्ड निकाल सकते हो, रिंग से एक डिस्क का भी फील्ड निकाल सकते हो। बट ये वीडियो हो जाएगा काफी लेंथी, तो उसको नेक्स्ट एडवांस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।